अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इससे प्रीवियस लेक्चर में जितना भी हमने फिज़िक्स में पढ़ा था, उसमें हमने वर्क से रिलेटेड पढ़ा, हमने एनर्जी से रिलेटेड पढ़ा। तो अब हमने ये देखना है कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स के अप्लाई करने के बाद बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। ठीक है, तो एक्चुअली जो बॉडी का रिएक्शन है डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह कंपोज हुई है, उसकी क्या खसूसियात हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मैटर, कि मैटर क्या होता है। मैटर कायनात में मौजूद हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको हम नाम देते हैं मैटर का। और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि चाहे वो डस्टर है, बोर्ड है, चेयर्स हैं, ये सब मैटर्स में एग्जिस्ट करती हैं। हत्ता कि हम जो इंसान है वो भी क्या है, मैटर है। तो मैटर को समझने के लिए हमें एक काइनेटिक मोलिक्यूलर मॉडल का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है कि जिस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ बेस लाइन है जिनकी बेस पे हम मैटर्स को समझ सकते हैं कि एक्चुअली मैटर क्या है, फिर मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, तो इनमें पहला पॉइंट है वो है मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मोलिक्यूल्स। कि मैटर या मादा मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है जिनको हम नाम देते हैं मोलिक्यूल्स का। जिस तरह वाटर, तो पानी का जो एक मोलिक्यूल है वो किससे मिलकर बना होगा, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स से। पानी का क्या फार्मूला होता है, H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन के एटम है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन के एटम के मिलने से एक्चुअली पानी का एक मोलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो दूसरा जो इसका पोस्टुलेट पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी का, वो ये है कि मोलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। ठीक है, कि मोलिक्यूल्स क्या होंगे कि वाइब्रेट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। और तीसरा है कि उन मोलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करनी चाहिए। इंटर मीन मोलिक्यूल्स, ठीक है, मोलिक्यूल्स के अंदर उनके दरमियान। और कौन सी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो 3 जो मेन पॉइंट्स हमने पढ़े मोलिक्यूलर थ्योरी की, वो क्या थे कि हम किस तरह बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ मैटर है। कि सबसे पहले तो मुख्तलिफ बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, उस यानी हम क्या देते हैं कि मोलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, बहुत से मोलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होगी। फिर वो मोलिक्यूल, दूसरा पॉइंट ये है कि मोलिक्यूल्स मोशन में होंगी, चाहे वो वाइब्रेट कर रहे हों या वो रैंडमली मूव कर रहे हों। तीसरा कि उन मोलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, इसी बेस पे फिर आगे हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस। ठीक है, तो सॉलिड्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो इन तमाम स्टेट्स को हम काइनेटिक मोलिक्यूलर मॉडल की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्चुअली सॉलिड्स क्या होंगी, उनकी किस तरह की जो है वो उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ठीक है, तो सॉलिड्स एक्चुअली जो भी मैटर की फॉर्म है उनकी ख़ास शेप होती है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से पेन है, ठीक है, पेन हो गया, इसके अलावा पत्थर हो गया, स्पून हो गया, पेंसिल है, डस्टर है, प्लेट है, तो ये तमाम चीज़ें सॉलिड्स में आती हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें सॉलिड्स में आती हैं कि इनकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप है। और इनमें अगर हम एटम्स की अरेंजमेंट को देखें इनमें तो इनमें एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, कम्पैक्ट अरेंजमेंट है या कम्पैक्ट फॉर्म है एटम्स की कि वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब मौजूद होते हैं। और उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन होती हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही करीब एक दूसरे के साथ जुड़े भी होते हैं। फिर तो और सॉलिड्स में भी जो है वो मोशन होती है, लेकिन वो
इस तरह नहीं मूव करते कि एक कहीं जा रहा है दूसरा कहीं, रेंडमली मूव नहीं करेंगे, ये जस्ट अपने मेन पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड्स। तो लिक्विड्स का ये है कि लिक्विड्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सॉलिड की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इतने टाइटली बाउंड नहीं होते, फिर इनमें चूँकि ये थोड़ा गैप होता है इनके दरमियान, तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी वो भी सॉलिड्स की निस्बत कम होंगी, और ये भी क्या करते हैं कि वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। टाइटली बाउंड तो नहीं होते, लेकिन थोड़े गैप से मौजूद है, और इनमें भी क्या होगा कि ये जो इसमें जो भी एटम्स मौजूद हैं वो वाइब्रेट करेंगे। फिर इनमें चूँकि वीक फोर्सेस पाई जाती हैं, तो लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो स्लाइड कर सकती हैं, एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करेगी, तो लिक्विड्स इसी वजह से फ्लो कर सकते हैं। और लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता है, और इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। कि जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी बर्तन की शेप में ढल जाएंगी, और इनका वॉल्यूम क्या सेम रहता है। इस बात को समझने के लिए सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1 लीटर के जग में आपने पानी डाला है, ठीक है, तो उसी पानी को आप किसी 1 लीटर की बोतल में डाल दें तो पानी की वो क्वांटिटी कम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जग में था वो पानी ज़्यादा था, जग जो था वो फिल था पानी से, जब आपने बोतल में डाला, अगर वो 1 लीटर की है तो उसमें जितना पानी 1 लीटर के जग में था इतना ही पानी 1 लीटर की बोतल में आएगा। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है गैसेस, ठीक है, गैसियस स्टेट एटम की। तो गैस का ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना कोई डेफिनेट शेप होती है। और क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तमाम बातें के दरमियान डिपेंड करती हैं कि इनमें एटम्स के दरमियान स्पेस कितनी है, और एटम के दरमियान कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। एटम में जो मॉलिक्यूल्स जो गैसेस में जो एटम्स पाए जाते हैं, तो उनके दरमियान गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं, जिस तरह आप फिगर में देख सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि ये लाइटर होती हैं सॉलिड्स और लिक्विड की निस्बत, तो आप मज़ीद इनमें जो फोर्सेस होंगी वो बहुत वीक होंगी, फिर इनकी कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होता। और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, बहुत स्पीड के साथ मूव करेंगे, वो टकराते हैं अपनी मोशन के दरमियान, और टकराव के जब वो टकराएंगे, कोलिजन करेंगे ड्यूरिंग मोशन, तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एटम्स और उस कंटेनर की जिसमें वो पड़े हुए हैं उसकी दीवारों पे। तो यूं गैसेस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। इनके मॉलिक्यूल्स आपस में चूँकि बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से जो फोर्स इनके दरमियान की वो कम होती जाएगी। उसको समझने के लिए आप मैग्नेट की मिसाल भी ले सकते हैं कि अगर 2 मैग्नेट जितने करीब पड़े हुए हैं इतना आसानी से एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उनको दूर करते जाएंगे तो होगा यूँ कि उनके दरमियान जो फोर्स है वो कम होती जाएगी। और गैसेस में जो कि रेंडमली मूव कर रहे होते हैं कि अगर एक इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो एक मतलब एक अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा डाउनवर्ड में, एक राइट डायरेक्शन मूव करेगा, और एक जो लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा। तो यूँ जो है कि उनकी डेफिनेट शेप नहीं होगी। और गैसेस को समझने के लिए आप स्प्रे बॉटल की मिसाल ले सकते हैं कि जो आप बॉडी स्प्रे करते हैं, आप देखेंगे कि जो पार्टिकल जिसमें लिखेंगे गैस की वो ज़रूरी नहीं कि सारी के सारे आपकी बॉडी पे ही जाके गिरें, कुछ आपकी बॉडी पे होंगे, कुछ आपके कपड़ों पे गिरेंगे, और कुछ ये भी हो सकता है कि इर्द गिर्द जो एयर है उसमें स्प्रेड हो जाए। तो यही वजह है कि हम जो खुशबू है उसको फील कर सकते हैं। अभी तक हमने मैटर की 3 स्टेट को डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर की एक 3rd स्टेट भी एग्जिस्ट करती है जिसको हम नाम देते हैं, मैटर की 4th स्टेट भी एग्जिस्ट करती है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं कि ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, और ये आयनिक स्टेट है, ठीक है। और ये हाईली कंडक्टिव स्टेट है, यानी ऐसी स्टेट है कि जिसमें से करंट फ्लो कर सकेगा, करंट पास कर सकेगा। तो हमने
उस टॉपिक में ये देखना है कि एक्चुअली जो प्लाज्मा है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है और कहाँ कहाँ प्लाज्मा मौजूद है। तो प्लाज्मा एक्चुअली गैस की स्टेट ही है एटम की। जब हम बहुत गैस की स्टेट ही है मैटर की, जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर पे हीट अप करते हैं गैसेस को, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उस स्टेट को हम नाम देते हैं प्लाज्मा की। तो इसकी फॉर्मेशन को अगर हम देखें कि जब हम गैस मोलिक्यूल्स को हीट अप करेंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उन्हें, तो मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाएगी। और हमने पढ़ा था कि गैस में, चूँकि इन गैसेस में मोलिक्यूल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जैसे उन्हें एनर्जी मिलेगी, अब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, तो जैसे उन्हें एनर्जी मिलेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो मोलिक्यूल मूव करना शुरू होंगे। फिर वो मोलिक्यूल्स कहीं ना कहीं वो एटम भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ मोलिकुलर पोर्शन है मैटर में, कुछ एटम्स भी मौजूद हैं। तो एटम्स के कम्बिनेशन को हम मोलिक्यूल्स का नाम देते हैं ना। तो वो आपस में जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के दौरान होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, एटम से, तो आयंस फॉर्म हो जाएंगे। अब इसी बात को समझने के लिए हमें एटम के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि एटम के की जो गिर्द है वो ऑर्बिट्स में, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। ठीक है, और हर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल, अपना एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, एक फिक्स उसका एनर्जी लेवल है। सपोज कर लिया कि न्यूक्लियस के करीब जो एनर्जी लेवल है वो है 236 जूल। ठीक है, जो न्यूक्लियस के करीब तरीन जो एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई कर है, उसकी जो एनर्जी है वो है 236 जूल। तो इस बात का ये मतलब है कि न्यूक्लियस के करीब जो एनर्जी लेवल है उसमें वही इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसके लिए 236 होगी। अब अगर कोलिजन हो रही है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं एटम, तो इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ से वो हाई लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी उस जगह को छोड़ के जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसी तरह का सारा फिनोमेना है कि हीटअप करने से एटम्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो उनकी मोशन भी तेज़ हो जाएगी, वो कोलाइड करेंगे कोलिजन के दरमियान। जब वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो एटम्स से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, जो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। तो प्लाज्मा के लिए क्या है? आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। और ये कहाँ का बनाया जा सकता है, किसके फॉर्म पाया जा सकता है? इसलिए ये डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होता है। जो डिस्चार्ज ट्यूब जिनको हम लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, तो इन डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस को फिल किया जाता है। तो जब इसमें करंट को पास करवाया जाएगा तो आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी गैस। ठीक है, तो इसके अलावा हमारी यूनिवर्स का जो मेजर पोर्शन है, जिस तरह के स्टार्स है, सन है, उसमें उनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके नतीजे में प्लाज्मा फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 7.2 विच इज़ डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी को समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक आयरन से बनी की कोई ऑब्जेक्ट लिया और एक वुड लिया। ठीक है, तो क्या आप 100% श्योर है कि आप बता सकते हैं कि आयरन हैवी होगा या वुड हैवी होगी? ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आयरन हैवी हो वुड से। तो ये बात जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी में हमने आयरन लिया हुआ है और कितनी क्वांटिटी में हमने वुड लिया हुआ है। अगर तो हम सेम वॉल्यूम के लेते हैं आयरन और वुड, ठीक है, तो उस केस में तो क्या होगा कि आयरन हैवी होगा। लेकिन अगर हम यूँ कर लेते हैं कि आयरन से बनी हुई एक नीडल लेते हैं और एक वुड का एक ब्लॉक ले लेते हैं, तो क्या हम यूँ कह सकते हैं कि नीडल हैवी होगी? नहीं, नीडल तो लाइटर होगी, वुड हैवी होगी ना। तो हम इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कोई चीज़ कितनी हैवी है या कितनी लाइटर है, तो वो एक्चुअली डिपेंड करती है उस चीज़ की क्वांटिटी पे, उसकी मिकदार पे। तो इसी बात को समझने के लिए एक नई टर्म को हम डिफाइन करेंगे जिसको
हम कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी एक्चुअली क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के का मैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब यानी किसी भी सब्सटेंस का जो मैस है वो कितनी जगह घेर रहा है। अब पहले तो हमें समझना पड़ेगा, हमने जब इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में जब मैस और वेट को डिफ्रेंशिएट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको मैस से रिलेटेड समझाया था, बताया था आपको कि मैस एक्चुअली क्या है कि किसी भी मैटर की क्वांटिटी है कि किसी मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी कितने एटम्स, कितने मोलिक्यूल्स मौजूद हैं और उन मोलिक्यूल्स दरमियान कौन कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो मैस है वो मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें कितनी तादाद में एटम्स मौजूद हैं, जबकि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है कि कोई भी सब्सटेंस को भी मैटर कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। तो यू डेंसिटी क्या होगी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से अगर इसके यूनिट को निकालना चाहें तो मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्चुअली क्या है कि किसी भी मैटर की, किसी भी चीज़ की उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है, उसकी। तो इसका यूनिट बनेगा मीटर, वॉल्यूम का यूनिट बनेगा मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या ठीक है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या आपको यूँ भी कह सकते हैं कि किलोग्राम मैस इनवर्स क्यूब, ठीक है।